हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वाले लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे इंडेक्स नंबर पर। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे ये होंगे प्रीवियस ईयर एज इट्स क्वेश्चन, और कुछ भी मैंने ऊपर नीचे नहीं किया है, बस क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट लिया है। एसएससी के जो जेएसओ वाले क्वेश्चंस आए हैं इंडेक्स नंबर में, बस एज इट्स वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और यहाँ मैं आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी उनको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के थ्रू आपको हमें ज्वाइन करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है टायर सेकंड कंबाइनड सीजीएल, है ना, कंबाइनड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। 2018 टायर 2 स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, द प्राइसेस ऑफ 2 different years per kg in 2 successive years are as follows। प्राइसेस हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है, बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड नेट प्राइस चेंजेस हमें निकालना है। अगर हम गाइस फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसकी फॉर्मूला होती है, इसका प्राइस इंडेक्स होता है बराबर समेशन ऑफ P1 ओवर समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो आपको क्या निकालना है, समेशन ऑफ P1 निकालना है। समेशन ऑफ P1 ये रहेगा, समेशन ऑफ P1 ये रहेगा, समेशन ऑफ P0 ये रहेगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो जल्दी, फटाफट जल्दी कैलकुलेट करो। 600 प्लस 700 हो गए 1300, हो गए 1700, तो हो गए 2000। तो इसका सम यानी कि P0, समेशन ऑफ P0 किसके इक्वल, 2000 के इक्वल आ जाएगा। 2000 के इक्वल आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके जी। और उसके बाद प्राइस इन 2017, तो इनको ऐड करो। 700 प्लस 600 हो गया 1300 प्लस 400 200, कितने हो गए 1900 तो हो गए 1980 यानी कि 2050। समेशन ऑफ P1 इक्वल टू 2050। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है नेट इंक्रीज आपको निकालना नेट इंक्रीज। देखो गाइस, ये बेस पीरियड में था 2000 प्राइसेस और करंट पीरियड में हो गए 2050, तो इंक्रीज कितने हो गए 50। किसके ऊपर, बेस पीरियड के ऊपर, वो कितना है 2000 इंटू 100। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, ये से ये 0 कैंसिल, सो 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5% इंक्रीज, 2.5% इंक्रीज। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जो कि उस पेपर का है 21, और आपके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कहता है विद रेफरेंस टू इंडेक्स नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कहता है इंडेक्स नंबर के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था ऑलवेज हैव सेम वैल्यू विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। अगर हम लेस्पियर एंड पास्ची का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सेम वैल्यू हमें नहीं मिलता, तो ये गलत है। बिल्कुल गलत है, गलत बात है। तीसरा ऑप्शन देखो, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज पॉसिबल। कैसे कंपैरिजन पॉसिबल होगा, तो अलग अलग कंट्रीज में, इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से उनकी इकोनॉमी होती है। तो अगर हम इकोनॉमी को ही ले लेंगे तो हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, तो नहीं कर सकते, राइट। उनके अलग अलग तरीके होते हैं, उनके अलग अलग जीडीपी वगैरह वगैरह, मतलब मेजर्स होते हैं। तो चौथा भी इस तरीके से हट जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर, ये सेटिस्फाई किसी को भी नहीं करता है। जो गाइस होता है ना टाइम रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उसको सिर्फ और सिर्फ फिशर ही सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए हम फिशर्स इंडेक्स को हम कहते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई बोथ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? चलो जी, नेक्स्ट। ये होता है मार्शल एजवर्स का मेथड, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप यहाँ से फॉर्मूला को देखना है, बस वैल्यू को पुट करने आपको ये करना आएगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इफ लेस्पीज प्राइस इंडेक्स ऑफ कमोडिटी इज 208 एंड पास्टिव प्राइस इंडेक्स ऑफ द सेम कमोडिटी इज 52, द वैल्यू ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स। तो मैंने क्या कहा था, फिशर का आइडियल इंडेक्स जो होता है, फिशर का आइडियल इंडेक्स जो होता है वो होता है अंडर रूट यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका लेस्पियर के प्राइस इंडेक्स और पास्ची, यहाँ पे पास्ची मैंने लिखा पी स्टैंड्स फॉर पास्ची एंड लेस्पियर के प्राइस इंडेक्स का, तो इसके इक्वल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं फिशर का प्राइस इंडेक्स इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इन दोनों का, यानी कि 208 इंटू 52 लेस्पियर एंड पास्ची का ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 208 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 52 और ये 52 एज इट इज अपना लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड 52 को हम एक बार ले लेंगे, तो इस तरीके से तो दोनों को हम स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो फिशर का जो आइडियल इंडेक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 इंटू 52 इक्वल टू 104। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, 104 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एज पर गिवन डाटा लेस्पीयर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2006 इज। तो आपको पता होगा कि लेस्पियर की फॉर्मूला क्या है, जब हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसकी फॉर्मूला होती है गाइस P01, यानी कि लेस्पियर का किसके समेशन ऑफ पी नॉट और समेशन ऑफ P1 और समेशन ऑफ P नॉट और Q नॉट, यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी से हम वेट्स देते ऊपर नीचे इनटू 100, राइट, यही है ना। तो आपको क्या चाहिए, पहले देखो रिक्वायरमेंट क्या है, समेशन ऑफ P1 Q नॉट, समेशन ऑफ P1 यानी कि करंट ईयर प्राइसेस कहाँ पे है, ये है करंट ईयर प्राइसेस और ये है बेस ईयर क्वांटिटी, दिस इज बेस ईयर क्वांटिटी। सो करो 2.5 इंटू 3 कितना होता है, 7 होता है, प्लस 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, प्लस, राइट, 2.5 इंटू 2 कितना होता है, तो बोलोगे सर 5 होता है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P नॉट P नॉट ये है एंड Q नॉट ये ही है, यही Q नॉट है। तो यानी कि इनको करना है मल्टीप्लिकेशन इनके साथ। सो 2.0 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, प्लस 2.5 इंटू 4 कितना होता है, 10 होता है, प्लस 3.0 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, तो इंटू करेंगे 100 से, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, 7 प्लस 12 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस, तो यहाँ पे आप इसको 7.5 लिखो, पहले 7.5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, चलो अब आप इसका निकालो, बस सिंपल सा ये हट गया। अब देखो मैंने प्लस इसी तरीके से, मैंने यहाँ पे डब्बा नहीं बनाया, डब्बा बनाने की जरूरत नहीं, आप वैसे बना सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, सम चाहिए ना, तो मैंने सम उसको यहीं पे कर दिया। ओके, तो क्या करना है, 7.5 प्लस 12 प्लस 5 कितना होता है, 12 5 हो गए 17 तो 7 हो गए 23.5, राइट। इसको देखना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत होगी, तो उसको बाद में करेक्ट कर लेना। 6 प्लस 6 हो गया 12 प्लस 10 हो गया 22 इंटू 100। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको ये आंसर मिल जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है इफ समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट इक्वल टू 160, समेशन ऑफ P नॉट Q1 इक्वल टू 250, समेशन ऑफ P1 Q नॉट इक्वल टू 200, समेशन ऑफ P1 Q1 इक्वल टू 288 यानी कि 288, देन फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू। तो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लेस्पियर एंड पास्ची का। तो हम पहले लेस्पियर का निकालेंगे, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q नॉट डिवाइड बाय समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट इनटू 100, राइट। तो वैल्यू पुट करेंगे, P1 Q नॉट कहाँ पे है, P1 Q नॉट यहाँ पे 200, सो 200 डिवाइडेड बाई
P0 कहाँ पे 160 यहाँ पे इंटू 100 तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 125 गाइस। क्या मिलेगा? 125। तो देखो इस तरीके से 0 से 0 ख़त्म करोगे, 4 4 और 20, 4 5 और 20, यहाँ पे 0। देन उसके बाद फिर से कैंसिल करोगे, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ओके यहाँ पे 25, यानी कि 125। एट द एंड आपको 125 ही मिलेगा, 125%। यानी कि अगर यहाँ पे कोई पूछता आपको इंक्रीज कितने हो गए प्राइसेस तो 25%, बट 125 आपको लेस पेयर का मिला। अब पास्ट का फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए? समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो समेशन ऑफ P1 Q1 क्या है आपके पास? 288 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 क्या है? 250 इंटू 100 तो किसके इक्वल ये आपको आएगा? यहाँ से 50 से काटो, 50 इंटू 2, 50 इंटू 5। सो यहाँ से ये काटो, 5 5 और 25, 3 यहाँ पे 5 7 आर, 5 5 और 25, 3 यहाँ 5 7 आर, राइट। मुझे क्यों लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ? हाँ 5 7 आर 5, हाँ। सो 57.5 इंटू 2, आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ले लो तो ये आपको 115 मिलेगा। देन उसके बाद आपको फिशर का कैलकुलेट करना है ना, तो क्या करेगी? फिशर का इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका? लेस पेयर का एंड पास्ट जी का। तो देखो गाइज, ये रूट इन दो वैल्यूज में ज्योमेट्रिक मीन क्या है? खुद एक एवरेज है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 125 एंड 115 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जब आप इसको आराम से सॉल्व करोगे तो आपको ये 120 मिलेगा यहाँ पे इनका रूट। तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो आपको पता है टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किसने दिया? फिशर ने दिया ना, तो फिशर ही इसको सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है use the data given in the table to calculate the price index using less pair's formula। लेस पेयर की फॉर्मूला से हमें प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे आप? मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। समेशन ऑफ P1 Q0 है ना, तो 5 3 आर 15 प्लस 6 5 आर 30 प्लस 10 4 आर 40 डिवाइडेड बाय P0 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन और उसका सम। सो 3 8 आर 24 प्लस 5 9 आर 45 प्लस 4 इंटू 12 कितना होता है? 48। तो आपको आंसर मिलेगा कितना? 5 8 40 6 9, वेट मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट। P1 Q0 5 3 और 15 राइट, 6 5 और 30 ठीक, 10 4 और 40 ठीक। तो देन उसके बाद आपको क्या करना है? बस इनको सम करना है। 40 प्लस 30 कितना होता है? 70 प्लस 15 कितना होता है? 70 प्लस 15 होता है गाइज 85। और ये कितना होएगा? 8 5 और 4, 8 5 13 4 17, यानी कि 117 इंटू करोगे 100 से तो आपको ये आंसर मिलेगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से कर लेना, याद रखना मेरी बात। ये 84 है ना, तो 85 है ना, इसको 84 से 84 मान लो, इसको 84 मान लो, तो ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। अब देखो 3 2 आर 6 3 8 आर 24, 3 3 आर 9 3 9 आर 27। अब देखो यहाँ पे फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाओ, डरो मत। यहाँ 7 4 आर 28, 4 7 आर 28, 4 7 आर 28, तो 4 10 आर, यानी कि 4 से मैंने कैंसिल ऊपर नीचे किया, तो 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो आपको दिख रहा है 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो आपको कितना दिख रहा है? 70% दिख रहा है ना। 70% के एक ही ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है, ये वाला। तो हमें 72 इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया यहाँ पे, अदरवाइज हमें 72.65 एग्जैक्ट मिल जाता।
ओके तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा, इसीलिए ज़रूरत होती है एक टीचर की। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको खुद भी आएंगे, ट्रांसलेशन तो किसी को भी आती है, आप पीडीएफ उठाओगे फिर टीचर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई टीचर खाली ट्रांसलेशन पढ़ाता है ना, बस कॉन्सेप्ट पढ़ाता है और उसकी मीनिंग आपको हिंदी में बोलता है, उर्दू में बोलता है, इंग्लिश में खुद पढ़ता है और आपको उर्दू में बोलता है, तो मत पढ़ो उससे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उससे मत पढ़ो। जो टीचर आपको बुक से एक्स्ट्रा कोई नॉलेज देता है ना, एक्स्ट्रा कोई ट्रिक बताता है, एक्स्ट्रा कोई लॉजिक बताता है, शॉर्टकट बताता है, तो उसी के पास वही एक्चुअल स्किल्स होते हैं। स्किल ये नहीं होता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। देखो गाइज, अगर मैं आपको ये बताओगे, इसकी ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा, सपोज मैं, आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को बुरा लगे, तो मैं इसको ट्रांसलेशन ही कहता हूँ कि मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊं, तो वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे तो आप खुद भी रटा मार सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऐसे आप क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में डील करोगे विद इन 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए टीचर की गाइडेंस होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके जी। और अगर आपको आता है, अगर आपको ये चीज़ें आते हैं, तो आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एग्जाम क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। दिस माई मतलब ये मेरा ईमानदारी वाली बात है, मैं डराता वराता नहीं हूँ बच्चों को। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ द बेस एंड करंट ईयर, लेस प्रेस एंड बाउल इज प्राइस। अब यहाँ पे बाउल ये है, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, तो इसको आप स्किप कर लो, ये अगर आपसे नहीं आता तो आपकी गलती नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्ट्री क्वांटिटी इंडेक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या था पास्ट्री की क्वांटिटी इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? देखो गाइस, प्राइस इंडेक्स की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, पास्ट्री की प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 और Q1 करंट ईयर क्वांटिटी से मैं उसको ऊपर नीचे वेट देता था इंटू 100, है ना। तो लेकिन अब आपको क्वांटिटी इंडेक्स बताना है, क्वांटिटी इंडेक्स बताना है पास्ट्री वाले मेथड से, तो आप प्राइस को क्वांटिटी से रिप्लेस करोगे, यानी कि समेशन एज इट इज लिखोगे, यहाँ P1 है तो वहां पे Q1 लिखोगे, डिवाइड बाय समेशन P0 है तो वहां पे Q0 लिखोगे। अब Q1 ऊपर नीचे तो आप लिखोगे P1 इंटू 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें, अब क्या करें? यहाँ पे तो P n है, तो 1 को n बनाओ। देखो गाइस इस तरीके से समेशन ऑफ P1 की जगह यहाँ पे Pn लिखा है इन्होंने, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लिख सकते हो PnQn, इस तरीके से समेशन ऑफ Qn Pn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्या है Q0 P0 इंटू 100, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इस वाले क्वेश्चन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो और इसको बनाओ। कहता द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ डीजल इन 2015 was 125 and in 2016 it was 140 on a base year of 2011. What is the percent increase in price of diesel from 215 to 2016, right? तो कहता है देखो ये गाइस यहाँ पे इररिलेवेंट डाटा है, कभी कभी JK-SSB एग्जाम में इस तरीके से इररिलेवेंट डाटा देते हैं, करना कुछ नहीं है। कहता है प्राइस इंडेक्स जब 2011 से हमने कंपैरिजन किया तो 2015 का प्राइस इंडेक्स जो था वो था 125, 2016 का प्राइस इंडेक्स जो था वो था 140, जब हमने कंपैरिजन किया दोनों को 2011 साल के साथ, ईयर के साथ। तो अब कहता है इन दोनों का कंपैरिजन करके आप बताओ प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हो गए। अब देखो गाइस, ये मान लो बेस ईयर 2015 जो है, आप इसको मान लो बेस ईयर, इसको मान लो करंट ईयर। सो मुझे पता है, क्या पता है कि इंक्रीज हो गए, कितने इंक्रीज हो गए, यहाँ पे 15 रुपए इंक्रीज हुए ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ 15 इंक्रीज हुए ओवर 125, यानी कि बेस ईयर 2015 125 इंटू 100 सो 25 से कैंसल आउट करोगे, 25 इंटू 400, 25 इंटू 5 125, 5 3 आर 15, so 3 4 are 12%. 12% will be the correct answer for this question. Got it? Next question number next you have, कहता है a worker earned rupees 15,000 पर मंथ इन 2015। समझने की कोशिश करो, 2015 में एक वर्कर कमाता है कितने रुपए? 15,000 रुपए वो लेता है सैलरी पर मंथ।
पर मंथ। कहता है व्हेन प्राइस इंडेक्स वाज 250, लेकिन इस ईयर में है प्राइस इंडेक्स, जो गाइस प्राइस इंडेक्स है वो है 250। तो उसके बाद कहता है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे द बेस ईयर पीरियड इज 2000। कहता है जो बेस ईयर पीरियड था ना, ये देखो करंट ईयर पीरियड 2015, बेस ईयर पीरियड 2000 था, क्या था 2000 साल। कहता है व्हाट आर हिज अर्निंग्स पर मंथ इन 2015 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज इन द ईयर 2000। कहता है फिर उसकी कितनी सैलरी होती, तो उसकी कितनी सैलरी होती सन 2000 में, सन 2000 में। तो अगर हम बात करेंगे ये चीज आपको निकालनी है, लेकिन तब प्राइस इंडेक्स कितने थे 100%, यानी कि 100% से ये हुआ है 250%। कब तक 2015 तक, 2015 तक, ठीक है। तो 250 की वैल्यू 15,000, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, मैंने आपको परसेंटेज में भी शायद पढ़ाया था, जो दिया है उससे डिवाइड। सो 15,000 दिया है, किसकी वैल्यू है जब प्राइसेस हो गए थे, प्राइस इंडेक्स पहुंच गया था 250%, 250 जब प्राइस इंडेक्स हुआ था तब ये 15,000, यानी कि 250 से हम डिवाइड करेंगे, वहां पे 1 यूनिट या 1% की वैल्यू निकलेगी, राइट। तो आपको निकालनी है 2000 में, सन 2000 में इसकी कितनी सैलरी बनती होगी, तो कितनी बनती होगी 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करेगी, 100 से मल्टीप्लाई करेगी। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6000। तो कर भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। 25 से ये कैंसिल आउट करना है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट आंसर 6000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, हमें कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द प्राइस इंडेक्स इज 2016 इज 116। कहता है प्राइस इंडेक्स 2016 में प्राइस इंडेक्स था 116। 2011 एज बेस ईयर, 2011 जब था क्या बेस ईयर, और बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स कितने थे 100%। क्यों, क्योंकि ये हमें पता है 100। कहता है व्हाट विल बी 2011 प्राइस इंडेक्स इफ बेस ईयर इज चेंज्ड टू 2016। कहता है 2000 में प्राइस इंडेक्स कितने होंगे, इसके प्राइस इंडेक्स कितने होंगे अगर हम इसको बेस ईयर बनाएंगे, यानी कि ये वैल्यू नीचे ये वैल्यू ऊपर लिखनी है। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, 100 आप ऊपर लिखोगे, 100, एक काम करो 100 नहीं लिखो, 16 कम हो गए और 100 और 116, क्योंकि हम इसको बेस ईयर बनाते हैं, 116 इंटू 100। जब आप ये करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 116 का कितना होता है, वो होता है 13.8%। सो 13.8% कम हुए हैं, मतलब प्राइसेस कितने होंगे 86.2%, इस तरीके से। ओके, या फिर वे 2 है आपके पास, क्या है, आप 100 डिवाइड 116 इंटू 100 करो तो वो आपको 86 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, कहता है द फिशर्स इंडेक्स, द फिशर्स इंडेक्स जो होता है, फिशर का इंडेक्स जो होता है वो सेटिस्फाई करता है बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, वो सेटिस्फाई करता है। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो। कहता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स या फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाइज नेदर टाइम रिवर्सल टेस्ट नॉर, ये गलत है। सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल बट नॉट, गलत बात है। सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट फिशर्स प्राइस इंडेक्स इन परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। कहता है फिशर का प्राइस इंडेक्स निकालो। तो क्या करना है आपको, पहले आप निकालोगे लेस्पियर का, फिर आप निकालोगे पास्ची का, उन दोनों का ले लोगे ज्योमेट्रिक मीन, वो आपको मिलेगा गाइस किसका, फिशर का प्राइस इंडेक्स, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स इन परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वैल्यू होता है बराबर, वैल्यू इंडेक्स होता है बराबर, या वैल्यू अगर हम कहेंगे वैल्यू होता है बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू
क्वांटिटी। आपने 200 रुपए में 2 जूते खरीदे तो वो कितने हो गए 400 रुपए। ये 400 रुपए क्या है, ये वैल्यू है। आई बात समझ। प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। अब जब वैल्यू इंडेक्स आपको निकालना होगा ना, तो आप क्या लेते हो, करंट ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाई बेस ईयर वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू, बेस ईयर वैल्यू, ओके, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाता है वैल्यू इंडेक्स। सो वैल्यू इंडेक्स आपको निकालना है, यानी कि वी आपको फाइंड आउट करना है। तो वो V01 किसके इक्वल होगा, V01 वैल्यू इंडेक्स किसके इक्वल होगा, करंट ईयर प्राइसेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी, ये वाला QNPN, तो यानी कि 2750 डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी P0 Q0, ये वाला 2250 इंटू 100, जो निकलेगा वो आंसर। तो वहां पे यही निकलना है वैसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे एग्जाम आपके क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है, याद रखना। इस तरीके से अगर कोई टीचर आपको क्वेश्चन दिखा रहा है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। ये खाली SSC में आ सकता है क्योंकि वो उस लेवल का पोस्ट होता है, राइट। तो JK SSB ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कमोडिटीज आर सिलेक्टेड बाय। कहता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, तो कमोडिटीज किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस देखो, समझने की कोशिश करो। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो रैंडम सैंपलिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सपोज हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं, यानी कि CPI, हम GDP के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या किसी और के लिए हम कमोडिटीज कलेक्ट कर रहे हैं, उनके प्राइसेस चेक कर रहे हैं, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम कहाँ कर सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है, तो हट गया ये ऑप्शन। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, हम कहाँ स्ट्रेटाज में इन कमोडिटीज को या बाकी जो डेटा हमें कलेक्ट करना होगा, हम कहाँ स्ट्रेटा में उनको डिवाइड करेंगे, उसके बाद सैंपलिंग करेंगे, नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग, अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग तो यहाँ पे उसका कोई स्कोप ही नहीं बनता है, तो एक ही ऑप्शन रहता है जजमेंट या पर्पजिव सैंपलिंग। तो पर्पजिव सैंपलिंग मैंने आपको इंडेक्स में बताया था, इंडेक्स नंबर में पढ़ाया था क्या, कि इंडेक्स नंबर हम किसी स्पेशल पर्पज के लिए लाते हैं, और अगर एक पर्पज के लिए इंडेक्स नंबर लाएंगे तो वो दूसरे पर्पज के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो पर्पजिव सैंपलिंग यहाँ पे होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज ए पर्सन वुड अर्न ₹10,000 इन बेस ईयर। कहता है एक बंदा बेस ईयर में कमाता है, बेस ईयर में वो कमाता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कितने, 10,000 रुपये, ओके, समझ आ गई इतनी बात। कहता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बाय 20%। अब ये कितना हो गया, ये 20,000, तो ये 10,000 तो 100% होगा, 100% होगा, राइट। तो कहता है ये 20% इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, यानी कि 100 से हो गए वो 120%। तो यानी कि इसकी सैलरी कितनी इंक्रीज, ये 10,000 से कितना बना होगा, 12,000, राइट। तो कहता है लेकिन जो इसका देन द एम्प्लॉयज ऑफ दैट पर्सन इंक्रीज देयर सैलरी बाय 1,500। लेकिन कहता है जो एम्प्लॉयर है इस बंदे का, कोई बंदा वो लेता था बेस पीरियड में कितनी, 10,000 सैलरी। अब प्राइस इंडेक्स बढ़ गए 20% से, तो उसकी सैलरी होनी चाहिए 12,000, लेकिन वो उसकी तनख्वाह बढ़ा रहा है 1500 से, यानी कि वो उसको दे रहा है कितना, 11,500 रुपये। तो कहता है कौन सा स्टेटमेंट फिर इनमें से ट्रू है। कहता है अगर आप देखोगे डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ही शुड क्लेम ₹500 एज डियरनेस अलाउंस, क्योंकि इसको 500 रुपये यहाँ कम मिल रहे हैं, 500 रुपये इसको यहाँ पे कम मिल रहे हैं, तो ये इसका क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन एग्जाम का है। तो कहता है इफ आई रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो ये है आई रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, देन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज प्रोपोर्शनल टू, जो परचेजिंग पावर होता है मनी का वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो गाइस, जैसे जैसे परचेजिंग
पावर ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। देखो गाइस, मैं आपको बताऊंगा, कंज्यूमर प्राइस सपोज इंक्रीज बाय 20%, 20%, यानी कि इसका मतलब क्या है, महंगाई 20% बढ़ गई, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी उसी रेशो में चेंज होती, तो उसका रेशो हमेशा क्या होता है इनका, यानी कि 1/I। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप याद रखो, ये हालांकि आपने लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया हुआ होगा तो आप लोगों ने डेफिनेट ये टाइम सीरीज एनालिसिस में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। कहता है द सिस्टम ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स टू ऑब्टेन इट सिंगल कंटिन्यूअस सीरीज इज कॉल्ड, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ये लास्ट वाली लाइन आप पढ़ो तो आंसर निकल के आएगा, बाकी इररिलेवेंट डाटा है इसमें। तो कहता है द इंडेक्स नंबर रिकॉर्डेड फॉरवर्ड शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ द वन रिकॉर्डेड बैकवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब हम टाइम को करते हैं तो उसका मतलब होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट जब हम इस तरीके से करेंगे ना, P01 यानी कि प्राइसेस इन करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इनटू P10 प्राइसेस बेस ईयर विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर इक्वल टू 1, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एसएससी एग्जाम के। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।